नमस्ते मित्रों, आराधनी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी। तो हमने आपको इस हिंदी में पिछले वीडियो तक हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें यही बताया, स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं उसका शिक्षण को हमने ज्ञान कराया आपको। पाठ्य सहगामी क्रियाएं और अभिव्यक्ति शिक्षण को मैंने बताया। लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास हेतु, इन सब सारी चीजों का मैंने आपसे चर्चा किया। और हमें आशा ना उम्मीद है कि मैंने जो कुछ आपको बताया और मैंने जो कुछ आपको बताने की कोशिश किया, बहुत ही मेहनत, बड़ा ही परिश्रम से किया। और हमें आशा ना उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और यदि ना भी समझ में आया हो तो एक बार पुनः आप कमेंट करिएगा, लिखिएगा कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आया। मैं पुनः प्रयास उस पर करने का काम करूंगा ताकि आप तक जो भी चीज पहुंचाया जाए वह आपके जब तक व्यवहारिक जीवन में उपयोग उसका न कर पाए, आप जब तक इस मेरे पढ़ाने से अगर आपका उससे कहीं न कहीं उसका आपका हित नहीं हो रहा हो तो इस पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स करिएगा कि मैं आप अपने जो भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपके व्यवहारिक जीवन में भरपूर उतारने की कोशिश करूंगा। तो अब तक मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाने का काम किया था और आज पुनः एक टॉपिक से और हम आपको आज रूबरू कराएंगे, जिस टॉपिक का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक टॉपिक का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। एक बात समझिए आप, इसके नाम से ही आपको ये तो लग ही जा रहा होगा आखिर क्या कहना चाहता है। आप जानते हैं कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रस्तुति। मैंने बताया था कई बार इस बात में। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रस्तुति देना और मौखिक का मतलब होता है बिना देखे। यानी जिन चीजों को आप बिना देखे प्रस्तुति देने का काम कर रहे हो, आप प्रस्तुत करने का काम करते हैं, आप बताने का काम करते हैं, आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति। बस ये अभिव्यक्ति कब बनता है? भाई देखिए, सारी चीजें हम लोग मौखिक ही करने का काम करते हैं, लेकिन जब हम मौखिक चीजों को बता करके और आपको जब हम प्रेरित कर दें, यानी आप मेरे विचारों से जब सहमत हो जाने का काम करें, यानी मेरे द्वारा बताया गया जो चीज है उस चीजों से यदि आप सहमत हो जाने का काम करते, मेरे द्वारा बताई गई चीज अगर आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाने का काम करती है, ये होता है अभिव्यक्ति, जिसे कहते हैं मिला के मौखिक अभिव्यक्ति। तो आप जरा समझिए, ये तो आपका मूल बिंदु है। आपको पढ़ना है कि मौखिक अभिव्यक्ति। यदि यही प्रश्न आपका दे दे तो सामान्य सी बात आप कह सकते हो, एक लाइन में उत्तर आप दे सकते हैं कि मुंह जबानी या बोलकर जिन बातों को कहा जाए, जिन विचारों को समझाया जाए, सामने वाला उस विचार को समझ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति। यानी बोल करके जिसको भी कहा जाए, जिसको बताया जाए, जिसको समझाया जाए, इसी को कहा जाता है मौखिक अभिव्यक्ति। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका 100% सही होगा। थोड़ा सा उसको आप एक निश्चित रूप में एक कलेवर दीजिएगा, कहना क्या चाहता है। अगर ऐसा प्रश्न आपका आता है तो, यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाने का काम करता है तो उसके आने के बाद आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। सामान्य सी बात है, आपका उत्तर होगा मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति या
भाव प्रकाशन का महत्व, भाव प्रकाशन का महत्व। ये देखिए बड़े कम शब्दों में उसने एक उत्तर दिया है। उसने आपको ये बता रखा है कि मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है या भाव, उसने कहा या आप इसको भाव प्रकाशन भी कहते हो, यानी आपके अंदर जो भाव है उसको प्रदर्शित करना चाहते हो, या ये कह सकते हो मौखिक अभिव्यक्ति भी कहते हो। उसने दोनों बात कह रखा है। प्रश्न कह रखा है मौखिक अभिव्यक्ति या भाव प्रकाशन का महत्व। कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति में भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति का निश्चित रूप से महत्व होता है। कहता है कि जो भाव या मौखिक अभिव्यक्ति है, इस मौखिक अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति या भाव प्रकाशन का महत्व होता है। ये बात कहना चाहता है कि भाव प्रकाशन का महत्व होता है किसमें? मौखिक अभिव्यक्ति में भाव प्रकाशन का महत्व होता है। दूसरी बात, यदि दूसरी बात ये कहना चाहता है, यह क्या होती है? समझने में सरल। ये क्या होती है कि समझने में बड़ा सरल होती है। देखिए कहना ये चाहता है प्रश्न कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यदि हम उसको लिख के बताएं तो आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन यदि मौखिक अभिव्यक्ति है, मुख से बता बता के अगर आपको चीज बताया समझाया जा रहा है तो इसको समझना बड़ा आसान होगा, बड़ा सरल होगा। कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति को समझना बड़ा ही सरल है, बड़ा ही आसान है। अगली बात कहता है ये मौखिक भाषा कहता है मौखिक भाषा बालक की मौखिक भाषा बालक की प्रारंभिक भाषा है। प्रारंभिक भाषा है। देखिए यहां ये कहता है कि जो मौखिक भाषा होती है वह मौखिक भाषा जो बच्चा होता है उसकी पहली भाषा यही होती है। यानी उसके कहने का ये मतलब होता है कि जब बालक जन्म लेता है तो ऐसे समय में बालक जब जन्म लेता है तब से वह मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है, ना कि वह लिखित या सृजनात्मक भाषा का प्रयोग, किसी भाषा का प्रयोग, मात्र एक भाषा का प्रयोग करता है। उस भाषा का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। कहता है मौखिक भाषा बालक की प्रारंभिक भाषा है, यानी बच्चे की जो सबसे पहली भाषा है, यानी बालक की जो सबसे पहली भाषा है वह भाषा है मौखिक अभिव्यक्ति होने का काम करती है। अगला बात कहता है वह मौखिक भाषा द्वारा मौखिक भाषा द्वारा ही प्रायः विचारों की अभिव्यक्ति होती है। प्रायः विचारों की अभिव्यक्ति होती है। देखिए अगली बात कहता है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही, यानी मौखिक भाषा के द्वारा ही हम लोग प्रायः या अपने विचारों की अभिव्यक्ति को करने का, देखिए अभिव्यक्ति का मतलब कहीं कहीं भाव प्रकाशन भी कहता है। कहता है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा लोग, यह बताने की कोशिश किया है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा सा जनसमूह, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? अपने विचारों की अभिव्यक्ति को देने का काम करते हैं। यानी जितना भी है, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग
मौखिक भाषा के द्वारा ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति या प्रस्तुति को देने का काम करते हैं। ये शक्ति होती है मौखिक भाषा के अंतर्गत, ये पावर होने का काम करता है। अगली बात कहता है मौखिक कार्य द्वारा, मौखिक कहता है मौखिक कार्य द्वारा व्यवहार कुशलता आती है, व्यवहार कुशलता आती है। देखिए, और अगली बात कहता है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही, यानी कहना चाहता है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर, इस जन समूह के अंदर निश्चित रूप से व्यवहार कुशलता आने का काम करता है। यानी आपका जो व्यवहार कैसा है, आपका व्यवहार कुशल है कि नहीं कुशल है, ये सारी की सारी चीजें मौखिक कार्य द्वारा ही आने का काम करती है। उसने कह रखा है कि मौखिक कार्य द्वारा, यानी बोल करके जिस कार्य को करने का काम किया जाता है उसके द्वारा ही आपके व्यवहार में कुशलता आने का काम करती है। और अगली बात कहता है मौखिक कार्य द्वारा ही, मौखिक कार्य द्वारा ही भाषण में निपुणता आती है। भाषण में निपुणता, भाषण में निपुणता आती है। उसने ये कह रखा है कि मौखिक कार्य के द्वारा ही आपके भाषण में निपुणता आने का काम करता है, आप निपुण होने का काम कर। सामान्य सी बात आपने देखा होगा कि जो लोग भाषण को लिखे रहते हैं और लिखा हुआ चीज देख के बोलते हैं उनसे, और जो व्यक्ति बिना देखे अपनी भावाभिव्यक्ति को जिस टॉपिक पे बोल रहा है उस टॉपिक के भाव और प्रकाशन को आपको आसानी पूर्वक समझाने का यदि कार्य कर रहा है तो वह कहीं न कहीं लिखित अभिव्यक्ति द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होने का काम करेगा मौखिक अभिव्यक्ति। उसने कह रखा है कि मौखिक कार्य द्वारा ही व्यक्ति के अंदर भाषण में निपुणता आने का काम करती है। और अगली बात पुनः कहने का काम करता है भाव प्रदर्शन और भाव प्रदर्शन और प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता। देखिए, अगली बात कहता है आप यदि मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हो तो भाव प्रदर्शन, आप निश्चित रूप से जिस बात को कहना चाहते हो उस बात को बड़ी आसानी, बड़े सुगमता पूर्वक कह सकते हो आप। इसलिए कहता है कि भाव प्रदर्शन और प्रभावशाली ढंग क्षमता होती है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति में आपके भाव प्रकाशन की और प्रभावशाली तरीके से प्रभावित करने की क्षमता मौखिक अभिव्यक्ति में होने का काम करती है। अगली बात कहता है प्रभावी ढंग से सुनकर प्रभावी ढंग से सुनकर बोलकर समाज के अन्य सदस्यों के संपर्क में, समाज के अन्य सदस्यों के संपर्क। उसने एक बात और कह रखा है
कि यदि आप प्रभावी ढंग से सुनते हैं, यानी आप चीजों को यदि अच्छी प्रकार सुनने, देखो ये कहा जाता है ना कि यदि अच्छा वक्ता बनना है तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि प्रभावी ढंग से सुनकर और बोलकर समाज के अन्य सदस्यों के संपर्क में आया जा सकता है। एक बात उसने कहा, यदि आप प्रभावी ढंग से सुन रहे हो, प्रभावी ढंग से बोल रहे हो, तो समाज के अन्य लोगों के द्वारा भी आप संपर्क में आने का काम करते हो। यदि आपका भी अच्छा वक्तव्य है तो आपका वक्तव्य यदि अच्छा है तो निश्चित रूप से आप सामने वाले या अन्य लोगों के संपर्क में आ जाए, लोग आपको पहचान जाएंगे, आपको जान जाएंगे, आपके वक्तव्य से, आपकी वाणी से, आपके बोली से, और आपके जो अभिव्यक्ति का जो कौशल है, उस अभिव्यक्ति कौशल के द्वारा लोग आपको पहचान। इसलिए कहता है कि अन्य सदस्यों के संपर्क में आप आ सकते हैं। तो सामान्य सी बात है, ये आपने आज पढ़ा मौखिक अभिव्यक्ति। वो कहना चाहता है मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि जिसको मुंह जबानी, जिसको बोल करके जिस बात को हम कहना चाहते हैं उस बात को जबानी बिना देखे मौखिक रूप से बोल करके यदि उस बात को मैं समझा देने का काम करता हूं, इसको कहा जाता है मौखिक अभिव्यक्ति। ये मौखिक अभिव्यक्ति है। अब कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति में क्या क्या होता है। उसने क्या रखा है कि मौखिक अभिव्यक्ति या भाव प्रकाशन का महत्व। कहता मौखिक अभिव्यक्ति में और भाव प्रकाशन का महत्व होता है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति और भाव प्रकाशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति समझने में सबसे सरल होती है। यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है यह समझने में सबसे सरल होने का काम करती है। अगली बात कहता है मौखिक भाषा बालक की प्रारंभिक भाषा होती है। फिर जो मौखिक भाषा है, यह मौखिक भाषा ही बच्चे का पहली या प्राथमिक भाषा होने का काम करती है। अगली बात कहता है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही, यानी मौखिक भाषा के द्वारा ही प्राय लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी मौखिक भाषा के द्वारा ही लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। अगली बात कहता है मौखिक कार्य द्वारा व्यवहार में कुशलता आती है। यानी मौखिक कार्य के द्वारा ही आपके व्यवहार में, आपके कार्य में कुशलता आने का काम करती है। अगली बात कहता है मौखिक कार्य द्वारा ही भाषण में निपुणता आती है। यदि मौखिक कार्य आपका अच्छा है तो आपके भाषण में निपुणता गुण आने का काम करता है। अगली बात कहता है कि भाव प्रदर्शन और प्रभावशाली ढंग से की क्षमता। कहता है आपका जो भाव प्रकाशन है उस भाव प्रकाशन को प्रभावित ढंग से, प्रभावशाली ढंग से आप पेश करने की क्षमता आपके अंदर होने का काम करता है। अगली बात कहता है कि प्रभावी ढंग से सुनकर बोलना समाज के अन्य सदस्यों के संपर्क में आप आने का काम करते हो। तो ये आपका रहा मौखिक अभिव्यक्ति। तो आपने समझा मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। तमाम प्रकार का जो प्रश्न उसमें बना था ये आपका रहा मौखिक अभिव्यक्ति। और अब हम क्या आपने समझा मौखिक अभिव्यक्ति को। अब ये कहना चाहता हूं, अगला पॉइंट आप पढ़िए मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। मौखिक अभिव्यक्ति की उद्देश्य। देखिए अभी आपने पढ़ा मौखिक अभिव्यक्ति को, अब आप पढ़िए कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है। तो सामान्य सी बात समझिए आप
कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, इस मौखिक अभिव्यक्ति के निश्चित रूप से कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। लेकिन दुनिया के हर किसी काम का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जब कोई न कोई उद्देश्य होने का काम करता है, तो यहां भी कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का अपना उद्देश्य है। यदि ये प्रश्न आपका बनने का काम करता है, तो आप यदि ऐसा प्रश्न वो बना दे कि मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य, तो आप कहिएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति के कहता है मौखिक अभिव्यक्ति के तीन उद्देश्य पाए जाते हैं। ये देखिए, कहता है यदि आपका प्रश्न कभी ऐसा बन जाए कि मौखिक अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य है, तो आपका उत्तर होगा कि मौखिक अभिव्यक्ति के तीन उद्देश्य पाए जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के तीन उद्देश्य पाए जाते हैं। कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के तीन उद्देश्य कौन कौन से, उसको जरा समझिए। कहता है मौखिक भाव प्रकाशन, मौखिक भाव, कहता है मौखिक भाव प्रकाशन का एक उद्देश्य, मौखिक भाव प्रकाशन का एक मौखिक भाव प्रकाशन का एक उद्देश्य है। कहता है कि मौखिक भाव प्रकाशन जो होता है, उस मौखिक भाव प्रकाशन का पहले का अपना एक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को आप यहां समझिए, इसका उद्देश्य क्या होता है बता देंगे हो जाए। दूसरा कहता है मौखिक भाव प्रकाशन का दूसरा उद्देश्य है, यानी मौखिक भाव प्रकाशन का दूसरा भी उद्देश्य है। और अंतिम कहता है मौखिक भाव प्रकाशन का तीसरा लक्ष्य होता है। तीसरा लक्ष्य होता है। देखिए, ये इसमें ये कह रखा है, उसने बताया है मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य, उसने बता दिया कि मौखिक अभिव्यक्ति के तीन उद्देश्य होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कितने उद्देश्य होते हैं? तीन उद्देश्य होते हैं। पहला उसने कहा कि मौखिक भाव प्रकाशन का एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या कहता है? भावों का आदान प्रदान करना, भावों का आदान प्रदान करना पहला उद्देश्य। कहता है कि मौखिक भाव प्रकाशन का पहला उद्देश्य है, मौखिक भाव प्रकाशन का पहला उद्देश्य है कि भावों का आदान प्रदान करना, यानी आपके अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, सामने वाले के अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, वह अपने भावों को आपको प्रदान करता है, आप अपने भाव को उसको प्रदान करने का काम करते हैं। लेन देन कहता दोनों के हृदय में, दोनों के मन में जो विचार आते हैं, जो बात आती है, उन विचारों को दोनों आपस में आदान प्रदान या लेन देन करने का काम कहते हैं। तो पहला उद्देश्य ये है। मौखिक भाव प्रकाशन का दूसरा उद्देश्य क्या कहता है? आत्म प्रकाशन द्वारा व्यक्ति का आत्म प्रकाशन करना। कहता है आत्म प्रकाशन द्वारा व्यक्ति आत्म प्रकाश करता है, द्वारा व्यक्ति आत्म प्रकाश
व्यक्ति आत्म प्रकाश करता है। देखिए 2 हो गया। उसने कहा, और तीसरा कहता है कि जो निर्भीक होकर अपने विचारों को प्रकट करता हो, कहता है जो निर्भीक होकर अपना विचार प्रकट करता हो, कहता है जो निर्भीक होकर अपना विचार प्रकट करने का काम करता हो। तो कहता है ये यहां तो उसने आपको ये बता रखा है कि मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य कितने होते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य 3 होते हैं। कहता है मौखिक भाव प्रकाशन का एक उद्देश्य, पहले उद्देश्य में कहता है भाव का आदान प्रदान। यदि आपसे ये प्रश्न बना दे कि मौखिक भाव प्रकाशन या मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य में ये पहला उद्देश्य है कि मौखिक भाव प्रकाशन का पहला उद्देश्य क्या है, समझिएगा। कहता है मौखिक भाव प्रकाशन का पहला उद्देश्य हो सकता है, देखिए आप जान गए कि मौखिक भाव प्रकाशन के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य। आपसे हो सकता है प्रश्न यही पूछे कि मौखिक भाव प्रकाशन का पहला उद्देश्य क्या है। तो आपका उत्तर होगा कि मौखिक भाव प्रकाशन का पहला उद्देश्य होगा भावों का आदान प्रदान करना, यानी जो भाव है उन भावों का आदान प्रदान करना पहला उद्देश्य है। यदि आपसे पूछ दे कि मौखिक भाव प्रकाशन का दूसरा उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर होगा आत्म प्रकाशन द्वारा व्यक्ति आत्म प्रकाशन करता है, यानी अपने विचारों के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को समझाने का प्रयास करता है, ये दूसरा उद्देश्य है। यदि तीसरा पूछ दे कि मौखिक अभिव्यक्ति का तीसरा लक्ष्य क्या है, या ये कह दे मौखिक भाव प्रकाशन का तीसरा लक्ष्य क्या है, जहां तीसरा और लक्ष्य की बात आ जाए तो आप समझ लेना कि आपसे पूछना चाहता है, कहना चाहता है कि जो व्यक्ति निर्भीक होकर के अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का काम करता हो, वो तीसरा उद्देश्य है। यानी कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का अंतिम लक्ष्य यही है। कहना चाहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है कि अपने बातों को निर्भीक होकर के किसी के भी सामने अभिव्यक्ति देने का काम करने को क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। ये रहा आपका मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। तो आपने तीनों उद्देश्यों को पढ़ लेने का काम किया। पहला में कहता भावों का आदान प्रदान करना, दूसरे में कहता आत्म प्रकाशन करना, और तीसरे में उसने ये कर रखने का काम किया हुआ है कि जो व्यक्ति निर्भीक होकर के अपने विचारों या भावों को लोगों के सामने रख सकता हो, उसको कहते हैं वह लक्ष्य है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।